नमस्कार साथियों। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और सीटेट एग्जाम की तैयारी में लग गए होंगे। ये जो वीडियो हम लेकर के आए हैं इसमें आपको सीटेट एग्जाम का सिलेबस बताया जाएगा। पेपर 2 का यह जो है कि सिलेबस है और पूरा डिस्कस किया जाएगा। जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी टॉपिक आपके इसमें सम्मिलित हैं, सबका सब इसी में डिस्कस कर लिया जाएगा। उससे पहले आपको हम कुछ बता देना चाहते हैं। यहाँ पर आप नज़र थोड़ी सी दौड़ा लीजिए। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं तो मैंने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को जो होता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बीएड के, उसे 2 बार क्वालिफाई किया है। बहुत अच्छे नंबरों से क्वालिफाई किया था, मेरा रैंक बहुत अच्छा आया था। इसके साथ ही मैं डीडीयू यूनिवर्सिटी के तहत एक कॉलेज आता है, उसके अंदर मैंने बीएड की पढ़ाई अपनी पूरी कर ली है और मेरा 4-5 दिन हुआ, रिजल्ट भी आ गया है और रिजल्ट में मेरे 85% से ज़्यादा नंबर आए हैं। तो आप सोच सकते हैं सीटेट का मेरा दोनों पेपर क्वालिफाई है और दोनों पेपर में मेरे 112 नंबर के आसपास है। पहले पेपर में 112 हैं और दूसरे में मेरा 100 नंबर से भी ज़्यादा है। एग्जैक्ट मार्कशीट आपको हम दिखाएंगे अगर आप कमेंट करते हैं, आपको कोई शक होता है तो। देखिए, मैंने पहले बार में उसे क्वालिफाई किया और मेरी रणनीति बिल्कुल साफ और स्पष्ट थी। इस बार का रिजल्ट बहुत ही ख़राब था। मेरे कई दोस्त इसमें फेल हो गए, मुझसे स्ट्रेटेजी बीच बीच में पूछ रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि अब मैं वीडियो बनाऊंगा और उसी के माध्यम से आप लोग भी देखना, और वो सब इसी वीडियो में मेरे चैनल पे अब जुड़ चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर आप थोड़ा सा कुछ देख लीजिए। जैसे पेपर 2 और पेपर 1, आप जानते हैं कि सीटेट एग्जाम के लिए 2 पेपर आपको देने होते हैं। हालांकि अब बीएड और बीटीसी दोनों अलग अलग हो गए हैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो अब बीएड किए हैं वो 6 से 12वीं के लिए जो आवेदन अपना कर सकते हैं। अलग अलग पदों में आते हैं जो वैकेंसियाँ, यानी 6 से 8 के लिए इसमें हम बता रहे हैं जूनियर लेवल के लिए, वो इस साइड वाला आवेदन करते हैं, करेंगे। और जो इस साइड का आपको दिख रहा है यहाँ पर, वो अब हो सकता है कि डीएलएड वाले अभ्यर्थी करें या फिर कुछ लोग दोनों अभी तक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो पेपर नंबर 1 होता है उसमें भी आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप ओबीसी और जनरल कोटे से आते हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए इसे क्वालिफाई करने के लिए। और यदि आप एससी एसटी या फिर कोई और भी आपके पास योग्यता है जो पीएच वगैरह में आते हैं, तो उनके लिए 82 मार्क्स जो है कि ज़रूरी होते हैं इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, इस सीन रहता है पेपर 2 में भी कि आपको 90 नंबर चाहिए। और अगर आपके पास एससी एसटी का सर्टिफिकेट है और कोई अदर योग्यता, जैसे योग्यता उसे नहीं, दिव्यांगता कहते हैं, और कई प्रकार के सरकार के अपने कोटे हैं, उसमें आप 82 नंबर लाते हैं तो पास होंगे। तो इतना आप समझ गए होंगे, पहले से ही जानते होंगे। यहाँ पर आप देखिए कि आपके जो पेपर 2 में जो आपका विषय से संबंधित है उसमें 60 नंबर पूछे जाते हैं, जिसमें 40 जो होते हैं वो आपके विषय से होते हैं और जो 20 नंबर के आते हैं वो आपके पेडागोजी आती है, यानी शिक्षण शास्त्र की आप विषय को पढ़ाएंगे कैसे। विषय को पढ़ाएंगे कैसे, ऐसा करके आता है। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम पेपर को शुरू करते हैं और पूरी तरह से कंप्लीट रूप में डिस्कस करते हैं। तो अब चलिए हम पूरी तरह से अपनी एक स्क्रीन पर आ चुके हैं और स्क्रीन पर आपको 100% सिलेबस जो है कि शो कर रहा होगा। हर एक टॉपिक के बारे में हम बताएंगे और किस प्रकार से मैंने पढ़ा था उसके बारे में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखिए, पेपर 2 के लिए हम जो है कि स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं। पेपर 1 के लिए जो है कि सिलेबस ऑलरेडी हमने चैनल पे अपलोड कर दिया है, उसे आप जा कर के देख सकते हैं। तो पेपर जो है कि 2 जो है इसमें आप कक्षा 5 से लेकर के 8वीं तक के बारे में जानेंगे, जिसमें 2 भाषा का पेपर होता है, यानी कोई भी आप भाषाओं में 2 भाषा चूज कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे हिंदी अंग्रेजी या हिंदी और संस्कृत चूज करते हैं, तो ऐसा हम भी मान करके चल रहे हैं। लेकिन लैंग्वेज अगर आप कोई भी लेते हैं तो उसका सिलेबस जो होता है वो बिल्कुल एक ही होता है, कोई भी पॉइंट उसमें मिस नहीं होता। हिंदी का लें तो अंग्रेजी का भी काम चल जाता है अगर आपके पास अच्छी अंग्रेजी की वोकैब है तो। यहाँ पर देखिए, पहला जो है बाल विकास और अध्यापन, जिसे आप सीडीपी के नाम से जानते हैं। यहाँ सीडीपी के नाम से, तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है कि बाल विकास की क्या अवस्थाएं होती हैं। तो बाल विकास की जो अवस्था होती है, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक कैसी बाल विकास की अवस्था होती है और मनुष्य किस स्टेज में क्या सीखता है उसके बारे में रहेगा। विकास के क्या सिद्धांत हैं, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव,
अगर किसी बच्चे पर ये दोनों अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो वो बच्चा प्रतिभाशाली हो जाता है। समाजीकरण, दबाव, सामाजिक विश्व और बालक। इसके बाद पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की सबसे ज़्यादा चर्चित सीटेट एग्जाम के लिए। और बच्चों को अगर समझ में नहीं आते हैं, ज़्यादातर तो पियाजे ही बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि इनकी जो थ्योरी है वो काफ़ी डाइवर्स है और बहुत ही अच्छी है। इनको आपको बार बार थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बाकी ये दो लोग आपके समझ में आसानी से आ जाएंगे और इनसे हर साल आपको प्रश्न भी देखने को मिलता है। बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं। आजकल की शिक्षा बच्चे को केंद्र में रख करके दी जा रही है, उसके बारे में है। बौद्धिकता के निर्माण का विवेचन संदर्भ। बहुआयामी बौद्धिकता, यानी बहुआयामी बौद्धिकता जो है हार्वर्ड गार्डनर की दी हुई है थ्योरी एक है, जिसमें इन्होंने बताया है कि बुद्धि जो है कि कई प्रकार के तत्वों का योग होती है। आप इसे पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। भाषा और चिंतन। समाज निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह, शैक्षणिक व्यवहार। तो ऐसे करके आपका सिलेबस होता है। यहाँ पर देखिए, शिक्षार्थियों के मध्य वैयक्तिक विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को समझना। तो देखिए, भाषा और लिंग आप जाति होती देखेंगे तो लोग मान करके ऐसा चलते हैं। तो लिंग वगैरह जो स्कूलों में अगर ये सब आ जाता है तो शिक्षा को बर्बाद कर देता है, इसलिए इससे एक टीचर कैसे बचेगा उसके बारे में टॉपिक है। अधिगम के लिए मूल्यांकन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि यह जो है कि पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया के साथ चलता है। यहाँ देखिए, मूल्यांकन और सतत करना चाहिए, यानी हर दिन बच्चे का मूल्यांकन करना चाहिए, उस पर नज़र बनाए रखनी चाहिए। शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचन, चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। तो इस प्रकार के आपके टॉपिक होते हैं। इसके बाद देखिए कि ये तो हैं आपके टॉपिक वो जो कि कॉन्सेप्ट के रूप में आते हैं, आपको ऐसे पढ़ने पड़ेंगे। जैसे हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यहाँ पे स्लाइड हमारे हाथ से लग गया है और ऊपर चली गई। यहाँ देखिए, ये जो है आपका, इसे जो है ना कि आपको एक कंटेंट के रूप में पढ़ना है। अब जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर यही शिक्षण शास्त्र है कि जब आप कक्षा में जाएंगे तो उसे पढ़ाएंगे कैसे, जिसे आप पेडागोजी कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, पेडागोजी। भाई मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बता दूं तो मैंने जो है कि 5 नोट्स बनाए थे ईवीएस के, मैथ के, दोनों भाषाओं के, हिंदी और अंग्रेजी, और इसके बाद सीडीपी के। और मैं जो है कि 2 से 3 घंटे लगता था, रोज़ इन्हें रिवाइज करता था, रोज़ का रोज़ रिवाइज करता था। यही कारण है कि मेरे 112 नंबर आए। आप अपने एरिया में खोजिएगा, किसी का 112 आएगा तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर है कि गैर लाभ प्राप्त अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना, अधिगम संबंधी कठिनाइयों, समस्याओं को आदि को समझना, मेधावी और सृजनशील बालकों की आवश्यकताओं को समझना, ऐसा यह सिलेबस है। अध्ययन और अध्यापन से संबंधित ये तो ऊपर वाला 10 है। 5 नंबर का ये पूछेगा कि आप शिक्षण को पढ़ाएंगे कैसे। बहुत ही अच्छा होता है और आपके मनन का टॉपिक होता है, आप इसे रट करके पूरा नहीं कर सकते। देखिए, कोई किस प्रकार से पढ़ता है, सोचता कैसे है, उसके बारे में है। चेहरा देख करके आपको यह पहचानने की ट्रिक जाननी है कि कोई किस सिचुएशन में क्या सोच सकता है। शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अध्ययन कार्यनीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम और अधिगम के सामाजिक संदर्भ। इसके बाद एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक। देखिए, बालक को आजकल कहा जाता है कि बालक को आप छोड़ दीजिए, अपने आप वह अपनी समस्या सॉल्व कर लेगा, और नहीं कर पा रहा है तो आप केवल उसमें हिंट देंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें आप उस्ताद बन के बैठ जाएंगे कि देखो मैं जो बता रहा हूँ वो सही है। यानी बच्चे को आपको जो है कि आगे रखना है। यहाँ पर देखिए, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा देते रहना है आपको, और अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी और पर्यावरणीय। देखिए, निजी और पर्यावरण जो है इसे आपको लगातार समझते चलना है। मान के चलिए कि 10 से 12 प्रश्न तो पूछा ही जाएगा, केवल सीडीपी नहीं, मैथ वगैरह सब कुछ समझ करके कि जिस बच्चे को पर्यावरण अच्छा मिलता है ना भैया, उसका मैथ भी अच्छा हो जाता है, उसका पर्यावरण भी अच्छा हो जाता है, उसका पढ़ने लिखने बोलने चलने भाषा का और सोचने का सारा तरीका अच्छा हो जाता है, अगर ये दोनों उसे बचपन से अच्छे मिल गए तो।
तो आप टीचर बनेंगे ना, तो किस प्रकार से बच्चे को मुहैया कराएंगे, उसके बारे में है। तो देखिए यहाँ पर हम भाषा पे आ गए हैं, भाषा 1 और भाषा 2। तो देखिए जो दोनों भाषाओं का सिलेबस है वो सेम है। हम पहले आपको दोनों का सिलेबस दिखाएंगे। यहाँ भाषा 1 कोई भी भाषा आपकी हो सकती है भाई, सिंहली, हिंदी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, कुछ भी हो सकता है। देखिए ऊपर बोधगम्यता यानी भाषा 1 दिया है, और नीचे जाएंगे आप तो यहाँ पर आपको भाषा 2 देखने को मिलेगा यहाँ पर। और जैसे ही आपका एक सिलेबस हम पढ़ के सुनाएंगे, दूसरा दिखाएंगे, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल सेम है। ठीक है, आपको दिखेगा कि बिल्कुल यह दोनों ही सिलेबस सेम है। तो चलिए हम एक को अध्ययन करते हैं, एक का। देखिए यहाँ पर पहला है कि आपको जो भाषा आती है उसमें 2 पैराग्राफ आते हैं। ठीक है ना, 15 नंबर के 2 पैराग्राफ रहेंगे, मतलब 2 पैराग्राफ रहेंगे और दोनों का 15 नंबर निर्धारित होता है। उसी में आपकी 4 से 5 नंबर की ग्रामर होती है। तो ग्रामर को आपको लेकर के नहीं चलना है, ग्रामर तो बिल्कुल पढ़ने बंद बैठिएगा, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे फिर से। तो ग्रामर तो छोड़ दीजिए। 4-5 नंबर की है, क्रिया संधि यही सब होता है, समास पूछ देगा 1-2 नंबर का, तो आप उसे कर ले जाएंगे। मेन होता है उसका जो है यह गद्यांश, गद्यांश होता है 15 नंबर का। आप उसी को पढ़ेंगे और उसी में से उत्तर आपको चूज करना होता है। ठीक है, तो मेरे तो गद्यांश के दोनों में से ही 15 का 15 सही हो गया था, क्योंकि मैं मिलाया तो सब कुछ सही था मेरा। यहाँ देखिए कि अनदेखे अनुच्छेदों को पढ़ना, 2 अनुच्छेद, एक गद्य और पद्य। देखिए एक गद्य आ जाएगा और एक क्या आता है भैया, पद्य। तो दोनों से आपका इससे 7 नंबर हो सकता है और इससे 8 नंबर हो सकता है, या इससे 8 हो गया तो इससे 7 हो गया, तो ऐसे करके होता है। इसके बाद देखिए नाटक, कविता, बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण, मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। और नीचे यहाँ पर देखिए कि आपसे डिमांड की जाएगी उसकी वैज्ञानिक चिंतन की, वर्णनात्मक या तर्कमूलक, वह गद्य या पद्य हो सकता है। इसके बाद देखिए पेडागोजी आ गई, शिक्षण शास्त्र है कि भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन बहुत ही अच्छा है। देखिए भाषा हम लोग सीखते हैं, अर्जित करते हैं। तो ये जो है कि आपसे पूछा जाएगा कि हम सीखते हैं कि अर्जित करते हैं। ठीक है, तो आप जो है कि भाषा को भैया अर्जित करते हैं। किसी स्कूल में आप भाषा को पढ़े नहीं हैं, भाषा आप बोलने लगते हैं तब स्कूल में आपको भेजा जाता है। उसके बाद भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, ये भाषा में बहुत सहायक होती है। इसके बाद एक विभिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ। विभिन्न कक्षा का मतलब क्या है, कोई मान लीजिए स्कूल दिल्ली में है, और दिल्ली में आप जानते हैं कि देश भर के बच्चे आते हैं, देश भर से लोग आते हैं रहने के लिए, तो अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं। तो अब देश भर के 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के बच्चे उस विद्यालय में बैठे हैं। तो एक शिक्षक के रूप में आपके सामने चुनौती है कि आप कैसी भाषा का इस्तेमाल करें कि सभी बच्चों को समझ में आए। तो यह जो है कि भाषा पढ़ाने की एक चुनौती है, यह जो है कि भाषा पढ़ाने की क्या है, चुनौती है। भाषा बोधगम्यता, प्रवीणता का मूल्यांकन, और इसके साथ बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये सब इसमें सम्मिलित होता है। साथ ही भाषा सीखने के सबसे बड़े माध्यम जो होते हैं वो होते हैं अनौपचारिक माध्यम। कौन से होते हैं भैया, अनौपचारिक। और जो अनौपचारिक माध्यम होता है ना, वो हाई सब होता है, यानी मीडिया होता है, टीवी होता है, टेलीफोन होता है, बोर्ड, पोस्टर, चार्ट, जूते की दुकान के सामने जो भाषा लिखी गई है वो आपको सीखनी पड़ती है। तो अनौपचारिक तरीके से हम ज़्यादातर भाषा को सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों का सिलेबस समान है। यहाँ आप हम नीचे ले जाएंगे भाषा 2, तो आप इसको भी देखेंगे कि बिल्कुल वही है, इसे आप पढ़ लीजिए और हम इसे छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। अब हमारा मेन मुद्दा जो था वो यही था, सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान का कहने का मतलब है कि इसमें से आपको 60 प्रश्न आते हैं, और 60 में से देखिए यहाँ पर 30 प्रश्न तो आपके सीधे सीधे विषय से संबंधित होते हैं। ठीक, और इसके बाद देखिए यहाँ पर 20 प्रश्न जो होते हैं वो आपके संबंधित होते हैं पेडागोजी से, यानी शिक्षण शास्त्र से, कि आप उसे पढ़ाएंगे कैसे। तो यहाँ पर जो सिलेबस है वो है साइंस वर्ग का, SCI। यहाँ पर देखिए साइंस वर्ग का या विज्ञान वर्ग का सिलेबस है। विज्ञान वर्ग में आपको क्या क्या करना होता है उसे आप समझिए, कौन कौन सा चैप्टर इसमें शामिल होता है। चलिए देखिए, पहला है देखिए यहाँ पर गणित में अंकों को समझना, अंकों के साथ खेलना। ये 6 और 7 में दिया है। अभी हमारे घर की एक बच्ची थी,
अंकों के साथ खेलना, उसमें चैप्टर था, उसे हम बताए हैं अभी का अभी, 7वीं क्लास में है और उसमें यह चैप्टर दिया है, पूर्ण अंक, नकारात्मक अंक और पूर्णांक भिन्न। इसके बाद देखिए बीज गणित में से आपको क्या पढ़ना है, बीज गणित का परिचय, समानुपात और अनुपात। ज्यामिति में देखिए कि मूलभूत ज्यामितिक विचार 2D, बुनियादी आकारों को समझना, बुनियादी आकार यानी ये मेंसुरेशन है, और इसमें 4 से 5 फार्मूले हैं, उसी पे सवाल आपका बनता है। निर्माण यानी किनारे वाले मापक, कोण मापक, प्रकार का प्रयोग। इसके बाद देखिए क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति आंकड़ा प्रबंधन, अध्यापन के मुद्दे। इसके बाद देखिए आगे दिया है आपका गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति। देखिए हमारी सोच कैसी, बच्चों की सोच को मैथमेटाइजेशन करना है आपको, यानी जो बच्चा सोचता है उसका गणितीयकरण हो जाए, कि वो जब सोचे तो एक गणित के रूप में सोचे। जैसे उसे पढ़ना है साल भर, पेज जो दिया है किताबों में, हिंदी की किताब है तो उसमें 100 पेज दिया है, साल भर पढ़ना है, तो अब वो गणित के माध्यम से सोचे कि उसमें भैया जब 365 दिन होता है तो हमें जो है कि इस किताब को कम से कम 3 बार पढ़ लेना है। यानी 100 दिन में अगर इसे हम एक बार पढ़ ले रहे हैं तो अगले 300 दिन में हम 3 बार इसे कम से कम साल में पढ़ लें, तो एक गणितीय चिंतन है। पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा अलग से होती है भाई, कुछ उसके शब्द अलग होते हैं। सामुदायिक गणित ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सामुदायिक गणित मतलब सब्जी लेने गया बच्चा, जोड़ घटाना उसे आता है कि नहीं, तो वो गणित सामुदायिक गणित है, उसका सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में महत्व होता है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है ना, यह बहुत ही क्या होती है, इम्पोर्टेंट। मूल्यांकन उपचारात्मक शिक्षण, उपचार करना मतलब कोई समस्या बच्चे को है तो उसका निदान करना ही क्या है, उपचार, शिक्षण की समस्या। इसके बाद देखिए कि आप जब गणित तो आपने लिया है, तो गणित के बाद उसी में विज्ञान वर्ग में तो आपका विज्ञान भी आता है ना, गणित आता है, विज्ञान है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, सब सारे सब्जेक्ट उसमें सम्मिलित होते हैं। तो भोजन के बारे में है कि भोजन के स्रोत, भोजन के अवयव, भोजन को स्वच्छ करना, कैसे भोजन स्वच्छ रखा जा सकता है, सामग्री, दैनिक प्रयोग जो होता है हमारे जीवन में वस्तुओं का, उसके बारे में है। जीव जंतुओं की दुनिया, सचल वस्तुएं, लोग और विचार, चीज़ें कैसे कार्य करती हैं, यानी हमारे सामने बहुत वस्तुएं हैं जो कार्य करती हैं, उनमें कैसे वो, उनका अनुपात क्या है, बनी कैसे हैं, सबके बारे में विचार करना है। विद्युत, करंट और सर्किट, इसके बारे में। इसके बाद देखिए यहाँ पर चुंबक है, प्राकृतिक संसाधन है, विज्ञान की प्रकृति और संरचना, प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य और उद्देश्य, विज्ञान को सराहना और उसकी सराहना करना, दृष्टिकोण, प्रेक्षण, प्रयोग, अन्वेषण, अभिनवता। इसके बाद पाठ्यचर्या, सामग्री, मूल्यांकन, संज्ञानात्मक, मनोप्रेरक, प्रभावन, समस्याएं, उपचारात्मक शिक्षण। तो इनसे आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कितने प्रश्न हैं, 10। यहाँ पर देखिए कि यहाँ तो हमने विज्ञान वर्ग का सिलेबस जो है कि देख लिया, लेकिन अगर आपने सामाजिक विज्ञान पढ़ा हो, ठीक है ना, आपने बीए किया हो मान लीजिए, तो आपको क्या पढ़ना होगा, 4 सब्जेक्ट। अगर आप बीएससी किए हैं तो भी आपको 4-5 सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे गणित है आपका, गणित के बाद विज्ञान है, गणित के बाद क्या है भैया, विज्ञान। और विज्ञान में आप जानते हैं ना कि 3 ठे सम्मिलित होता है। कौन कौन सा, आपका फिजिक्स होता है, यानी भौतिक विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान होता है और जीव विज्ञान। तो 4 ही उसमें भी है, 4 सब्जेक्ट इसमें भी है। तो इसका हम अब सिलेबस देख लेते हैं। एसएसटी का यहाँ पर इतिहास है, कब, कहाँ और कैसे, प्रारंभिक समाज, प्रथम कृषक और चरवाहे। इनसे बहुत ज़्यादा, एक बार अभी पिछले बार 2-3 प्रश्न इसी चैप्टर से आ गया था, चरवाहे वाला से। इसके बाद अगला जो है कि प्रथम शहर, प्रारंभिक राज्य, नए विचार, प्रथम साम्राज्य, सुदूरवर्ती भूभागों के साथ संपर्क, राजनैतिक गतिविधियां, संस्कृति और विज्ञान, नए सम्राट और साम्राज्य। तो इनसे आपको जो है कि प्रश्न लगातार देखने को मिलेंगे। इनसे भी 60 ही प्रश्न आते हैं, एसएसटी में 60 प्रश्न ही आते हैं। इसके बाद नए सम्राट और साम्राज्य, दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला, साम्राज्य का सृजन, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृतियां, कंपनी शासन की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज। उपनिवेशवाद क्या है, जो अंग्रेज जो है कि दूसरी जगहों पे जो शासन किया करते थे, यानी एक
उन्नतशील देश द्वारा कमजोर देश को दबाना और उसका शोषण ही क्या कहलाता है उपनिवेशवाद। इसकी परिभाषा भी पूछी थी। 1857 की क्रांति तो यूपीएससी भी नहीं छोड़ती, उसे आप भी मत छोड़िएगा, अच्छे से करके जाइएगा। महिलाएं और सुधार, जाति व्यवस्था को चुनौती, राष्ट्रवादी आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत। अगर आपको इन सब का टॉपिक चाहिए और आपको तैयारी करनी है तो किस प्रकार से मैंने किया था और नोट्स बनाया था, अपने नोट्स को मैं आपसे शेयर करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि मैं किस प्रकार का नोट्स बनाया करता था। अभी मेरे 5 सब्जेक्ट के नोट्स पड़े हुए हैं और जो एसएसटी मैंने पढ़ा था यानी सोशल साइंस की, उसकी भी जो नोट्स है उसका भी नोट्स हमारे पास है, तो उसे हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे मैंने उसकी प्रिपरेशन की थी और इतने अच्छे नंबर अर्जित किए थे। इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं तो हमें एक और टॉपिक मिलता है जिसका नाम है भूगोल। ऊपर जो था वो इतिहास था, तो भूगोल में एक सामाजिक अध्ययन तथा एक विज्ञान के रूप में भूगोल। ग्रह, सौर मंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अपनी समग्रता में पर्यावरण, प्राकृतिक और मानव पर्यावरण, वायु, जल। उसके बाद मानव पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संप्रेषण। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए भैया, पीडीएफ, तो आप एक काम करिएगा कि कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और हम आपको पीडीएफ इसका शेयर कर देंगे, ठीक है ना। पीडीएफ जो है कि इसका हम शेयर कर देंगे और आपके पास पहुंच जाएगा। तो आप फिर से सुन लीजिए कि कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस इतनी सी आपसे डिमांड है भाई। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो मेरा भी फ़ायदा है, आपका भी, दोनों लोगों का फ़ायदा होता है इससे। इसके बाद देखिए आगे हम चलते हैं। एक सामाजिक अध्ययन तथा एक विज्ञान के रूप में भूगोल। ग्रह, सौर मंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अपनी समग्रता में पर्यावरण, प्राकृतिक और मानव पर्यावरण। देखिए वायु और जल बहुत ही अच्छे से आपको तैयार करना है। इसके बाद देखिए मानव पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संप्रेषण, संसाधन प्रकार, प्राकृतिक एवं मानवीय, कृषि। उसके बाद हम आगे चलते हैं। सामाजिक राजनीतिक जीवन, विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, आजीविका हासिल करना, लोकतंत्र, राज्य सरकार, मीडिया को समझना, लिंग भेद समाप्ति, संविधान, संसदीय सरकार। तो ये आपकी पॉलिटी है, क्या है, पॉलिटी। इससे भी आपको 10 ही नंबर देखने को मिलेंगे। कितने नंबर देखने को मिलेंगे भैया, 10 नंबर। इसके बाद देखिए अध्यापन आप कैसे करेंगे, ये आपका 20 नंबर का आता है, मतलब शिक्षण शास्त्र जो पेडागोजी है। तो सबसे जरूरी क्या है, पेडागोजी। पेडागोजी का पूरा हल कहाँ मिलेगा, मेरे चैनल पे। इसकी पूरी प्रिपरेशन की जिम्मेदारी मैं संभालता हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यहीं फेल मार जाते हैं, समझ रहे हैं आप। कारण है कि जो साइंस वर्ग का है और जो एसएसटी वर्ग का है, दोनों को पढ़ाने का जो पेडागोजी है लगभग सेम है। अंतर यह है कि दोनों में प्रैक्टिकल करना है। अंतर कर देता है बच्चा अपने दिमाग में, कहता है कि वो तो विज्ञान की है। भाई प्रैक्टिकल करके उसे भी बताना है, प्रैक्टिकल करके या सोशल को भी बताना है। अलग कुछ भी नहीं है, अलग जो है वो आपके शब्द हैं, केवल शब्द हैं और कुछ अलग नहीं है। इसका हम प्रूफ देंगे और प्रूफ के साथ आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए अध्यापन संबंधी मुद्दे हैं। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा, कक्षा की प्रक्रिया, क्रियाकलाप और व्याख्या, विवेचित चिंतन का विकास करना, पूछताछ, अनुभवजन्य साक्ष्य। देखिए अनुभवजन्य क्या होता है कि बच्चा जिसे देख सके, छू सके, उदाहरण से समझ सके, वो अनुभव है। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की समस्याएं, स्रोत, प्राथमिक और माध्यमिक क्या होते हैं, प्रोजेक्ट कार्य जो होता है, प्रोजेक्ट कार्य सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद देखिए मूल्यांकन करना कि बच्चे का मूल्यांकन आप किस प्रकार से करेंगे, सतत करेंगे, व्यापक करेंगे। यहाँ पर देखिए नीचे कुछ निर्देश हैं कि कक्षा 1 से 8 तक की विस्तृत पाठ्यचर्या के लिए एनसीईआरटी पुस्तकों का अध्ययन करें। यानी कि एनसीईआरटी जो है कि यही पुस्तक आपको सफलता दिला सकती है। तो इसका पूरा हल हमारे चैनल पे ज़रूर मिलेगा। किस प्रकार की मेरी स्ट्रेटजी रही, किस प्रकार से मैंने दोनों ही पेपर को आसानी से क्वालिफाई किया बिना किसी लाग लपेट के,
मुझे एक भी दिन संदेह नहीं हुआ। जिस दिन मैं पेपर देने गया उस दिन भी मुझे नहीं लगा कि मैं फेल होऊंगा, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस में पढ़ के गया था और सब कुछ वही हुआ जो मैं चाहता था। तो एक बार सिलेबस आपको दिखा देता हूँ। आपसे आग्रह करता हूँ कि हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करें। पेडागोजी आपकी कहीं नहीं जाएगी। पेडागोजी को पूरी तरह से संभालने का जिम्मा मैं लेता हूँ, क्योंकि पेडागोजी के कारण ही मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए थे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है कि मेरे इसका पीडीएफ जो चाहिए आपको, तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिखेंगे, वो मेरे पास आ जाएगा और मैं उसी नंबर पे आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेडागोजिकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।